हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीतिकाल के रीतिबद्ध जो है उसके कुछ कवि। इसके पहले के वीडियो में हम लोग रीतिबद्ध में केशव दास को देख चुके हैं और उसके पहले की वीडियो में हम लोग रीतिकाल के बारे में देख चुके हैं। यदि आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, वो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप उन सारी वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चिंतामणि को, भूषण को और रसलीन को। इसके बाद के जो और कवि बचेंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि जो चिंतामणि त्रिपाठी हैं ये रीतिबद्ध के कवि हैं, क्योंकि जो रीतिकाल है उसे 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो जो चिंतामणि त्रिपाठी हैं ये रीतिबद्ध में आते हैं और ये काफ़ी प्रमुख कवि माने जाते हैं और यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इनका जन्म 1609 ईस्वी में तिकवा कानपुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यदि इनके निधन की बात करेंगे तो इनका निधन 1680 ईस्वी में हुआ था। अब रचनाएं देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं कि चिंतामणि ने जो अपनी कुछ रचना है उसमें अपना नाम मणिमाल बताया है, क्योंकि जो कभी कभी पूछा जा सकता है, तो इन्होंने अपनी कुछ रचनाओं में अपना नाम मणिमाल बताया है। ठीक है। अब देखिए, जो रचनाएं इनकी थी, इन्होंने कुल 10 रचनाएं रची थी, जिसमें से प्रमुख हम लोग यहाँ देखेंगे। यदि नगेंद्र के अनुसार पूछेगा तो नगेंद्र जी ने इनकी 9 रचनाओं का ही उल्लेख किया है। देखिए, प्रमुख रचनाओं में रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और काव्य विवेक ये प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम लोग देखेंगे कि विशेष तथ्य, यानी शुक्ल जी ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। हमने आपको पहले बताया था कि यदि शुक्ल जी के अनुसार पूछेगा तो हम लोग रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को बताएंगे। यदि जो शर्मान मत की बात करेंगे तो वो कौन है? केशव दास जी हैं, जिसे नगेंद्र जी ने माना है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनकी जो रचना रस विलास है उसमें क्या है। तो देखिए, इसमें सभी रसों की विवेचना है, यानी जितने भी रस हैं उन सब की विवेचना की गई है। इसकी रचना भानुदत्त की रस मंजरी, धनंजय के 10 रूपक एवं विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के आधार पर हुई है। हमें ये पॉइंट याद रखना है कि जो इनकी रसविलास रचना है वो किसके आधार पर रची गई है। तो 3 जो रचनाकार हैं उनके 3 रचनाओं के आधार पर इसकी रचना की गई है। अगला इनका जो रचना है छंद विचार पिंगल, इसमें छंदों की विवेचना है एवं कृष्ण के चरित्र का भी वर्णन है। किसमें? छंद विचार पिंगल में। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कविकुल कल्पतरु। तो देखिए, जो कविकुल कल्पतरु है इसमें सभी काव्यांगों की विवेचना है। अब काव्य के अंग कौन कौन होते हैं? रस, छंद, अलंकार, ये सारे क्या हैं? काव्य के अंग हैं। तो इन सब की इसमें क्या है? विवेचना की गई है। अब हम लोग आगे देखेंगे। एक चीज़ और बता दें, जो कविकुल कल्पतरु है उसका रचनाकाल 1650 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और यदि उसके आधार ग्रंथ की बात करेंगे तो उसमें जो आधार ग्रंथ है वो जो भूषण, रुद्र, यशोभूषण विद्याधर का है वो, और काव्य प्रकाश जो कि मम्मट का है। इन सारी रचनाओं को आधार ग्रंथ के रूप में मान्यता मिली है, यानी इन सब के रचनाओं को आधार बनाकर इसकी रचना की गई है। अब हम लोग देखेंगे आलोचकों के कथन। यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कथन इसमें है कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन शुक्ल जी का है। देखिए, कथन क्या है कि हमें रटना नहीं है, कथन को समझना है। अगर आपको इतना भी पता है कि जो शुक्ल जी है वो रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि को मानते हैं, तो भी आप इस कथन को आसानी से पहचान सकते थे कि यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है। तो हमें जो कथन होता है उसको रटना बिल्कुल नहीं है, कथन को समझना है और उसको जो की पॉइंट होता है उसे पकड़ना है। तो ठीक है, इस तरह हम लोग कथन को, किसी भी बड़े से बड़े कथन को आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि वो किसका है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि चिंतामणि के उदाहरणों में सच्चे कवि हृदय की झलक है। कभी कभी वे सरसता में अपने छोटे भाई मतिराम से होड़ करते हैं। ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगले जो कवि की बात करेंगे तो भूषण है। अब देखिए, जो भूषण है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट कवि माने जाते हैं रीतिबद्ध की। इनका जन्म 1613 ईस्वी तिकवा कानपुर में हुआ था। निधन 1715 ईस्वी में। यदि आश्रयदाता राजा की बात करेंगे कि इन्होंने किस राजा के आश्रय में रहकर रचनाएं की थी या उनके आश्रय में रहा था, तो
उसमें नाम आता है शिवाजी का और छत्रसाल बुंदेला का। अब देखिए विशेष तथ्य की बात करेंगे तो इनका मूल नाम क्या था? घनश्याम था। घनश्याम इनका मूल नाम था। और जो इन्हें भूषण की जो उपाधि थी वो चित्रकूट के शासक रुद्र शाह सोलंकी ने प्रदान की थी। हमें ये बात याद रखना है, ये प्रश्न में पूछा भी गया है कि इन्हें छत्रसाल बुंदेला की उपाधि किसने दी थी? तो जो शासक थे, कहाँ के थे? चित्रकूट के, उन्होंने इन्हें ये उपाधि प्रदान की थी। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए आगे इनकी रचनाओं की बात करेंगे तो इनकी रचनाएं 8 मानी जाती हैं, जिसमें हम लोग प्रमुख रचनाएं देखेंगे। शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है, शिवराज भूषण, अलंकार भूषण, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो इनकी भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और जो भूषण हजारा है, ये तीनों रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रमुख रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य। सबसे पहले देखेंगे शिवा बावनी को। अब देखिए ये जो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पर इस तरह की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है मैंने अपने पेड बैच से, अपने नोट से बनाया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आप परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इसे अंत तक देखें और किसी अपने कॉपी में इसे नोट डाउन करें ताकि आपके लिए ये आगे काम दे। अब हम लोग देखेंगे जो शिवा बावनी है इसमें है क्या। देखिए शिवा बावनी में शिवाजी की वीरता एवं उदारता का चित्रण है। ये मुक्तक रचना है और इसमें प्रधान रस की बात करेंगे तो वीर रस प्रधान ये रचना मानी जाती है और उसमें 52 कवित्व छंद हैं। अगला है कि भूषण ने शिवाजी को सुनाया था। अब क्या सुनाया था कि इंद्र जिमी जंभ पर बाण शुभम पर। ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां भी हैं भूषण की। तो जब भूषण ने शिवाजी को ये पंक्ति सुनाई थी तो इस पंक्ति से प्रसन्न होकर शिवाजी ने इन्हें 52 गांव, 52 लाख रुपए और 52 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगला इनका जो रचना काल है छत्रसाल दशक। इसमें छत्रसाल बुंदेला की वीरता का वर्णन है। ये मुक्तक रचना है और प्रधान रथ इसका भी क्या है? वीर है। और इसमें मुख्य छंद की बात करेंगे तो मुख्य छंद है शवय। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो अलंकार प्रकाश है इसमें क्या है, तो इसमें 56 अलंकारों की विवेचना है। कितने अलंकार? 56 अलंकारों की विवेचना है। अब जो भूषण उल्लास है उसमें जो काव्य के गुण होते हैं उनकी विवेचना है और जो दूषण उल्लास है उसमें काव्य दोषों की विवेचना है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे जो इनकी रचना शिवराज भूषण है उसमें जो कि 1673 इसका रचना काल माना जाता है। बाकी इनकी जो और अन्य रचनाएं हैं उनका रचना काल जो है मतलब प्रमाणित या कंफर्म नहीं है, इसलिए रचना काल हमने नहीं लिखा है। जो भी इसका प्रमाणिक रचना काल है वही हम आपको बता रहे हैं। जो शिवराज भूषण है ये 1673 ईस्वी में माना जाता है और इसकी रीत एवं अलंकार से संबंधित ये ग्रंथ है। कुल छंद इसमें है 385। अब देखिए जो ये 385 जो छंद हैं ये दोहा और सवया में हैं छंद 385 छंद अलग अलग। इसमें 105 अलंकारों की विवेचना हुई है। अब इसमें जो अलंकार हैं वो हैं 105, उसमें से 99 अर्थालंकार हैं, 4 शब्दालंकार हैं, 1 शंकर अलंकार है और 1 चित्र अलंकार है। इस तरह 105 अलंकारों की विवेचना हुई है। अब हम लोग अगली रचना देखेंगे छंदो हृदय प्रकाश। इसमें 82 छंदों की विवेचना है। डॉक्टर नगेंद्र इसे भूषण की रचना न मानकर किसी मुरलीधर भूषण की रचना मानते हैं, तो हमें ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे भूषण हजारा, उसमें क्या था, तो उसमें नीति संबंधी पद थे। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे भूषण के संबंध में आलोचकों के कथन, यानी आलोचकों ने भूषण जी के बारे में क्या कथन कहा है वो देखने वाले हैं। सबसे पहला कथन है कि भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। तो यह कथन शुक्ल जी का है, यानी शुक्ल जी इन्हें क्या मानते हैं? हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि के रूप में मानते हैं। दूसरा इसमें कथन है कि भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। तो ये भी कथन शुक्ल जी का है। तीसरा कथन इसमें है कि भूषण हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। तो इन्हें हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसने माना है? तो निराला जी ने माना है। चौथा कथन इसमें है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ये भी कथन शुक्ल जी का है। और ये जो जितने भी कथन हम आपको लिखाए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट कथन हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे इनके बारे में, इनकी चर्चित पंक्तियां क्या हैं। अब देखिए इनकी जो चर्चित पंक्तियां हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। चर्चित पंक्ति में पहली पंक्ति यह है कि शाही को शाहराहों के
सराहूं छत्रसाल को। दूसरी इसमें प्रसिद्ध पंक्ति है कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए। तीसरी इनकी प्रसिद्ध है कि इंद्र जिमी जम्भ पर बाणव सुअम्ब पर, इसी पर इन्हें उपहार मिला था। और इनके बारे में अन्य तथ्य की बात करेंगे तो डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का विलक्षण कवि मानते हैं तथा ये रीतिकाल के राष्ट्र कवि भी माने जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि रीतिकाल के राष्ट्र कवि कौन माने जाते हैं। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं रसलीन के बारे में। देखिए जो रसलीन है ये भी इस काव्यधारा के काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित कवि में से एक है रसलीन। इनका मूल नाम है सैयद गुलाब नबी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इनका मूल नाम क्या है, सैयद गुलाब नबी। अब हम लोग बात करेंगे रचनाओं की, तो इन्होंने दो प्रमुख इनकी रचना है, एक है अंग दर्पण, एक है रस प्रबोध। देखिए जो अंग दर्पण है वो 1737 में है और जो रस प्रबोध है वो 1742 में है। अंग दर्पण जो 1737 में, इसमें क्या है तो इसमें नक्शिक वर्णन से संबंधित रचना है। इस रचना के बारे में रसलीन ने कहा है कि उन्होंने इसे ब्रज भाषा सीखने के लिए रचा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो रसलीन है उन्होंने ब्रज भाषा सीखने के लिए कौन सी रचना रची है, तो अंग दर्पण रची है। इसमें उन्होंने स्वयं इसे स्वीकार किया है। अब आगे हम लोग देखेंगे इनकी दूसरी रचना है रस प्रबोध जो कि 1742 में है। इसमें क्या है कि इसमें 9 रसों की विवेचना है। कुल छंद इसमें 1155 है, ठीक है, जो कि क्या है, दोहे हैं। अब प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनकी ये है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। ये काफ़ी इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। कौन, अमी हलाहल मद भरे, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है किसकी पंक्ति है, तो ये रसलीन की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे विशेष तथ्य की बात करेंगे तो ये अच्छे सैनिक, सुयोग्य संगीतज्ञ एवं अच्छे तीरंदाज थे। कौन, रसलीन। तो ये रही जो रीतिबद्ध के कुछ प्रमुख कवि जो बचे थे, हमने उनको करा दिया है। अब आगे और जो कवि बच रहे हैं उनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे प्रमुख जो बचने ज़्यादा नहीं बचे हैं, हम लोग देव को देखेंगे, भिखारी दास को देखेंगे, ग्वाल को देखेंगे, और भी जो कवि प्रमुख रहेंगे उन सबको देखने वाले हैं अगली वीडियो में। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।